आज यूट्यूब पे पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पर पढ़ने का पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है। रीजन बीइंग कि वहां पे समय का हमारे पास अभाव होता है। क्लास हो गई है, मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप ये मत सोचना कि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है मैथ की क्लास का। मैं 2 सवा 2 घंटे के बाद जिन लाइव क्लास में आके थोड़ा कम अवेलेबल हो जाते हैं, उनको थोड़ा कंसिस्टेंट रखने के लिए और उनके ऊपर कंपल्शन बनाने के लिए कि बेटा सुबह के टाइम क्लास हो रही है, आ जाओ। दिन में क्या ही चीज दे सकते हैं, जबकि पूरा दिन का थकावट होके है ना, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स लेकर फिर क्लास में हम बैठे तो परफॉर्मेंस से थोड़ा डिससैटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास 2.5 घंटे तक जा सकती है। अगर कभी स्टूडेंट्स के डाउट ज्यादा है तो वो 3 घंटे भी जा सकती है, बट ऑल दो स्टूडेंट्स आर सीइंग रिकॉर्डेड या लाइव, मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगी कि अब क्लास खत्म हो चुकी है, आप प्रस्थान कर सकते हैं, आपका कोई डाउट नहीं, आप आराम से जाओ। उसके बाद मुझे जब भी स्टूडेंट का डाउट लेना होगा, मैं डाउट कंप्लीट किए बिना क्लास छोड़कर नहीं जाऊंगी। नाउ देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम जस्टिस 1 एंड जस्टिस 2 टू इंश्योर इन दिस क्लास, ठीक है। नीति वाले स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुझसे, आप प्लीज बैरेट खोल के बैठिए अपना। तो जस्टिस 1 एंड जस्टिस 2 पॉइंट के स्टूडेंट्स, मुझे दो चीजें चाहिए आपसे। सबसे पहले, क्लास में बैरेट के बिना कोई नहीं आएगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट, वो ट्रिक्स क्या हो सकती है जिससे हम एक सेक्शंस को पूरे आपके सब्जेक्ट के सेक्शंस को स्ट्रक्चर दे सके ताकि हम रिकॉल कर सकें, वो तो तरीका रहेगा ही रहेगा। एज वेल एज पूरा के पूरा बैरेट प्रॉपर आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो उसकी आप चिंता नहीं करेंगे। तो मेरा जो रिक्वेस्ट था वो ये था, पहला तो आप बैरेट लेकर आएंगे, एवरीबॉडी, कोई भी बैरेट लो, ऑल बैरेट का नहीं, बट हाँ अच्छे पब्लिकेशन का लेना जो बहुत प्रचलित है। क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी बैरेट में कोई गलती हमने नहीं पाई है, कभी कोई छोटी मोटी एरर्स हो चुकी है तो हम क्लास में रेक्टिफाई कर लेंगे, डोंट वरी, कोई भी बैरेट लिया। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कोशिश करो डिक्लॉट बैरेट लाने का, हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला लेकर आओ, जहाँ एक साइड हिंदी होता है एक साइड इंग्लिश होता है, ताकि आपकी दोनों लैंग्वेजेस पर कमांड अच्छी हो जाए। बट स्टिल अगर आपको नहीं रखना है कोई बात नहीं, लेकिन इसका बेनिफिट जो है थोड़ा एग्जाम में होगा आपको। एंड दूसरी चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कोई भी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, मैं ये नहीं बोल रही रोज लाइफ में आओ, मैं ये कह रही हूँ नो बैकलॉग्स, प्लीज कोशिश करो कोई बैकलॉग ना हो। मैं बोल रही हूँ क्लास का बैकलॉग हो, क्लास फटाफट देखिए वाइंड अप करो, एंड उसके साथ साथ कोशिश करो अगर नोट्स उसी दिन बन जाता है बेटा। रिवीजन कई बार हो सकता है कि ना हो, और रिवीजन नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जॉस्टिव नोट्स फटाफट उसी टाइम बन जाए तो अच्छी बात है। चाहे आप 2 साल बाद एग्जाम देने वाले, 3 साल बाद देने वाले, 1 साल बाद देने वाले, या आपका ड्रॉपर बैच चल रहा है, वट एवर इज द केस, फटाफट नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल, समय निकल जाएगा। और मैं चाहूंगी कि अगर मुझे पीडब्ल्यू 1 रुपया देता ना, मैं उनको 2 रुपए का काम करके दूं। अगर स्टूडेंट ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, मैं चाहूंगी तुम 3 रुपए का फायदा अपने घर लेकर जाओ। कोई भी स्टूडेंट जिसने भी यहाँ पर बैच में इन्वेस्ट किया है, आपको तो यूट्यूब पे भी हम अच्छा पढ़ाई रहे थे, जो मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि एक स्टूडेंट पेड बैच इसलिए लेता है दो चीजों के लिए। पहला, डाउट सॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे क्लासेस नहीं आ रहे, सेक्शन वाइज भी क्लासेस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे बेहतरीन पढ़ाने वाले टीचर्स है। पर दो चीजों के लिए अनुमान स्टूडेंट्स जो है क्लास पेड बैच खरीदते हैं। पहला है कि हमारे डाउट्स एड्रेस हो जाए, दूसरा कंसिस्टेंसी के लिए कि भी रूटीन नहीं बनती है। यस और नो, उसका फायदा आप जरूर उठाएंगे। आपको मेरी खुद की क्लास में कंसिस्टेंसी दिखने वाली है, ना के बराबर कैंसिलेशन आपको क्लास दिखने वाला है। आई थिंक नीति में भी हमने कोई क्लास अभी तक कैंसिल की नहीं है, पीडब्ल्यू छुट्टी भी रख देता ऑफिशियल, उस दिन भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी क्लास ले लें। सैटरडे संडे ऑफ मिलने वाला है। कभी मान लो सैटरडे को हमने टेस्ट के लिए कोई क्लास रख दी, ठीक है, बाकी नो एक्स्ट्रा क्लास, नथिंग। संडे इज ओनली एंड ओनली फॉर यू, ओनली एंड ओनली फॉर मी, कि हम दोनों जो बच्चे और हम हैं बैठ के आराम से अपना अपना एनर्जी रिवाइव करें। एक दिन कूलिंग पीरियड सभी को चाहिए, तो संडे आप सब स्टूडेंट्स ऑफ लेंगे मेरी साइड से। कोई और अदर क्लास चलती है, कोई और अदर फैकल्टी क्लास लेता है, तो उसका मेरा जवाबदेही नहीं है, ठीक है। चलिए जी, समझ आ गया स्टूडेंट्स को, डायरेक्ट अपनी टेबल पर, और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ही वो पॉइंट है आपका जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, समय आपको निकालना है, कहां से निकालना है ये आपको देखना बेटा, अपनी पूरी रूटीन देखते हुए। और मैं मानती हूं कि जो टीचर खुद अपने परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट है, वो बच्चे को भी अपने क्लास में कंसिस्टेंट कर लेगा या अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट कर लेगा। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रिकॉर्डेड देखो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लाइव क्लास में आके एंड में 2 घंटे जब हमारी क्लास को हो जाते हैं, एंड में 9 9:50 पोस्ट 9 9:50 खुद से क्लास में आके डाउट डाले क्लास में और अपना डाउट सॉल्व करवा के जाए, क्योंकि शायद आप इसी चीज के लिए हैं। और 2.5 घंटे भी हो सकता है, ऐसा नहीं 2 घंटे, पर हाँ उसमें चर्चा करते हैं, 2 तरीके की शेयर हो जाएगा, टेंशन मत लो। डेली जो हम पढ़ रहे हैं वो पीडीएफ तो आपके पास जाएगी जाएगी बेटा, लेकिन उसके साथ साथ जब हमारा सब्जेक्ट पूरा ओवर हो जाता है सेल्फ और या उनके साथ, आपको उसी फोल्डर में मिल जाएगी, ठीक है जी। यस, डाउट्स लास्ट में संचित, ऐसा नहीं कि बीच में डाउट्स नहीं, बीच बीच में डाउट्स पूछो। ऐसा नहीं कि वो डाउट रह गया और हम आगे चल दिए, ना ना ना, आप उधर भी पूछो। बट कोई स्टूडेंट ट्रैक नहीं रख पाया है क्लास का, लास्ट में पूछना चाहता है, या कोई स्टूडेंट 2 दिन पहले का डाउट पूछना चाहता है कि मैम मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, कॉलेज से छुट्टी लिया, वो स्टूडेंट्स 9:15 के बाद आ जाए, ठीक है। अंडरस्टूड, यस और नो, क्लास में आ जाए, उनको पता चल जाए क्लास ओवर हो चुकी है या क्लास ओवर होने के वर्ड्स पे है। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग रिकॉर्डेड, आप आराम से जिस दिन भी क्लास लाइव चल रही है एंड में आके डाउट पूछे, बाकी जैसे जैसे डिस्कस करते रहेंगे बीच में आराम से डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब एक बार हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाए, कोशिश करें कि हम डाउट लेक्चर ओरिएंटेड पूछें। कई बार स्टूडेंट का डाउट होता है बुक्स नोट्स मेकिंग टेक्निकल, कुछ ये एरर हो गया वो एरर हो गया, उसकी कोशिश करें कि हम लोग बाद में चर्चा करें ताकि हमारी क्लास का फ्लो नहीं टूटे। एंड ऑल द स्टूडेंट्स, किसी भी कारणवश आप मेरी क्लास में ब्लॉक हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देंगे, अपना नेम प्लीज नोट डाउन क्या क्या करना है आपको, क्योंकि अधूरी डिटेल्स भेजोगे तो मैं आगे नहीं भेज पाऊंगी, सकते हैं। हो सकता है मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, पॉक्सो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सबसे बड़ी चीज ऐसे बता दूं। मेरी बहुत सारी टिप्स है जो कि अगर पीडब्ल्यू देख ले तो बोले कि मैम ये तो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, बट मैं एज अ स्टूडेंट आपको बता रही हूँ आपके हित के लिए। इन्फिनिटी का फीचर मेनली मेंस एंड इंटरव्यू के लिए है, और हम हमेशा बोलते हैं कि मेंस की तैयारी साथ साथ में ही होती है, और आप मेंस लेवल की ही तैयारी करेंगे, प्री लेवल की नहीं, मेंस लेवल की करो, बिकॉज मेंस इन डेप्थ होता है।
बट मेंस में आपके सेक्शन आधे हो जाते हैं, मतलब आपका बेरेक जो है पोर्शन जो है 50 60 70% तक ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। मैं बस ये बोलूंगी आपका बैच के साथ साथ ही आप इन्फिनिटी मत ले लो, एक आध महीने उस बैच से यूज्ड हो जाओ, पढ़ाई अपनी शुरू कर लो। जो एकदम फ्रेश पहली बार चीजें शुरू कर रहे हैं वो पहले बेरेक पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर इन्फिनिटी का फीचर लो, क्योंकि इन्फिनिटी ड्यूरेशन बेस्ड है, ध्यान रखना। आपका जिस दिन से आपने परचेज किया उससे क्या आप शायद एक सवा एक साल या 1.5 साल में वो वाइंड अप हो जाएगा। तो व्हेन यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड कि मेरा सब्जेक्ट बढ़िया तैयार हो रहा है और मैं तैयार कर चुका हूं या मेरे को लैब बंद चुकी है, आई हैव सफिशिएंट टाइम ओनली एंड ओनली फॉर माय जुडिशियल प्रिपरेशन, इन्फिनिटी ले लो। ठीक है जी। ओके। सृष्टि, अच्छा सभी स्टूडेंट्स नीति 1 2 3 प्लीज बेटा, मैं टीम को बोल चुकी हूँ, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने अनाउंसमेंट भी नहीं डाला, प्लानर भी अपलोड नहीं किया है। जस्टिस 1 जस्टिस 2 में इन्होंने प्लानर अपलोड कर दिया, जस्टिस 1 में अनाउंसमेंट नहीं डाला, बट जस्टिस 2 में इन्होंने अनाउंसमेंट डाला है। तो जहां इन्होंने अनाउंसमेंट डाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीबॉडी, पांचों के पांचों बैच के स्टूडेंट्स सुनेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ अनाउंसमेंट आया है नहीं आया है, क्लास दिख रही है नहीं दिख रही है, मेरी क्लास हर सूरत में लगने वाली है, सर्दी हो, बाढ़ हो, गर्मी हो, भूचाल हो, भूकंप हो या आपके बाढ़ आए, क्लास हमेशा हमारी हर सूरत में लगेगी। बहुत कम चांसेस है कि क्लास कैंसिल होगी, अगर लग रहा है क्लास कैंसिल होगी मैं आपको एक दिन पहले बता दूं। तबियत वगैरह ऐसा कभी मामला हो गया, जो कि कोशिश करते हैं हम ना हो, लेकिन मान लो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ह्यूमन बीइंग है, कभी भी हो सकता है, तो आपको मैं अपने ग्रुप पर भी बता दूंगी। ठीक है, अपने ग्रुप पर भी बता दूंगी। ठीक है जी। कौन सा पीडीएफ नहीं मिला, कौन सा श्रीकांत, जरा एक बार बता दो। बीएसए का पीडीएफ मैं बना दूंगी, मैंने आपको बोला था बस 14 दिसंबर तक बेटा मेरे को टाइम दे दो, 14 दिसंबर को हम बीएनएसएस का वन शॉट ले रहे हैं, पूरा पूरा दिन उसमें जा रहा है, और जो पीडीएफ कंपाइल करनी होती है, हमारे लेक्चर बीएसए के कितने लेक्चर थे, लगभग 35 लेक्चर्स थे, उन सबको बैठ के कंपाइल करना, आपकी पीडीएफ बनाना, फिर पीडीएफ को कंप्रेस करना, उसकी एमबी कम करना, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो मैं 14 दिसंबर के पास पक्का, आई स्वेयर। ठीक है, बराबर, चलिए। यस। टेलीग्राम करो श्रीकांत, टेलीग्राम कर दो मुझे, मैंने कल भी आपको क्लास में बोला था टेलीग्राम कर दो कि मुझे वो जजमेंट का को बोला था कि आई हैव यूज्ड 3 वर्ड्स, एवरीबॉडी फोकस इन द क्लास। अभी हम लोग स्टार्ट करें एवरीबॉडी, शुरू करेंगे आज का सेशन और हम पढ़ने वाले हैं पॉक्सो एक्ट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आई हैव यूज्ड 3 वर्ड्स, एवरीबॉडी फोकस इन द क्लास। अभी हम लोग प्रॉपर अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करें, बाकी जितने भी आपके अगर मगर किंतु परंतु और जो भी डाउट्स है हम लोग धीरे धीरे लेते रहेंगे। ओके, पॉक्सो एक्ट बहुत अच्छे नोट करेंगे आप, एक स्पेशल माइनर क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, स्पेशल माइनर क्रिमिनल लॉ है, 3 वर्ड्स हमने यूज किए हैं। एवरीबॉडी फोकस, अब जितने भी डाउट्स एकदम एंड में लेंगे। ठीक है, ओके शिवम। ठीक है, देखो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना है आपको। ओके, जो आपने अपने लिए चूज किया है बहुत बेहतरीन है, अपनी अपने जो भी चुनाव किया है उस पर भरोसा रखें। 3 वर्ड्स यूज किया हमने, एवरीबॉडी फोकस, स्पेशल, माइनर, क्रिमिनल लॉ। स्पेशल का मतलब क्या है, विशेष है। ये पर्टिकुलर पॉक्सो एक्ट विशेष क्यों है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी के एक सेगमेंट के लोगों के लिए बना है, स्पेशल लॉ है। बीएनएस जब आप पढ़ते हैं, जस्टिस 1 जस्टिस 2, जब भी हम बीएनएस पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशल लॉ को वर्ड को डिफाइन किया हुआ है। उसका मतलब क्या होता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बना हुआ है। और वो सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट है सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक अपराध जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और वो सेक्सुअल ऑफेंस भी किसके साथ हो रहे हैं, चिल्ड्रन के साथ हो रहे हैं। मतलब जो हमारा विक्टिम है वो यहाँ पे स्पेशल है। और दूसरा हमने क्या बोला, माइनर लॉ। ये माइनर आपको विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानना है ना, बिलो 18 इयर्स चाइल्ड, ना ना ना, ये वो नहीं है। माइनर का मतलब ये सब्जेक्ट छोटा है एज कंपेयर टू अदर सेंट्रल लॉज, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, वो बड़े बड़े लॉज, ये छोटा लॉ है, वो मेजर लॉज है, ये माइनर लॉ है। और तीसरा क्या, ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ मतलब ये ऑफेंसेस के बारे में बताता है, ये बताता है कि यहाँ पे एक एक्ट इलीगल होता है। इलीगल और ऑफेंस में फर्क है, ये जब आप बीएनएसएस पढ़ेंगे एंड बीएनएस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डेफिनेशन का डिफरेंस दिखेगा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, ऑफेंस क्या होता है, इलीगल क्या होता है। ठीक है, ऑफेंस मींस व्हाट, एनीथिंग व्हिच इज पनिशेबल बाय लॉ। एंड इलीगल में आता है कोई चीज ऑफेंस है तो कोई ऐसी चीज जो कि सिविल एक्शन का ग्राउंड बने, कोई ऐसी चीज जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो इलीगल है। इलीगल का स्कोप बहुत बड़ा है, उसमें बोला है कि कोई चीज ऑफेंस है, कोई चीज जो सिविल ग्राउंड बनता, सिविल एक्शन का ग्राउंड बनता है, या कोई चीज जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उसमें से एक चीज ऑफेंस है। तो इलीगल का स्कोप इतना बड़ा, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट ऑफेंस है। तो एग्जाम में पूछे तो पता होना चाहिए कि इलीगल एक्ट क्या है, ऑफेंस क्या है, बराबर। तो ये स्पेशल लॉ है, माइनर लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखेंगे दैट my minor in the sense is that it's smaller than others, it's smaller with respect to such a number of sections, but it is not smaller with respect to the quantum of punishment that is given. If you compare POCSO and if you compare BNS, तो यहाँ पे sexual offenses में बेटा डेथ की भी पनिशमेंट है, ऐसा नहीं है कि BNS में भी नहीं है, पर इनकी प्रोसेस स्पेशल दे रखी है। इनका जो जस्टिस डिलीवरी तरीका है वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेशल है, स्पीडी है। एक और चीज है, पॉक्सो सेंट्रल लॉ है। कैसा लॉ है बेटा, इट इज अ सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ म्हणजे काय, म्हणजे इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है, संपूर्ण भारत पर समान रूप से निष्पादित होता है ये। इसका एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट इंडिया पे होता है। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है बाउंड्रीज का। सेंट्रल लॉ का मतलब क्या हो गया, ये लोकल लॉ नहीं है। जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल हो गया, एमपी रेंट कंट्रोल हो गया, दिल्ली रेंट कंट्रोल हो गया, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल हो गया, रेवेन्यू एक्ट्स हो चुके हैं, वो आपके लोकल लॉज हैं, एक सीमित जगह तक ही वो अप्लाई होते हैं। ये सेंट्रल लॉ है, संपूर्ण भारत पर एक रूप से अप्लाई करता है। एक और पॉइंट, ये सब्सटैंटिव लॉ भी है, प्लीज मेक श्योर सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजर लॉ दोनों है। क्या समझते हैं हम सब्सटैंटिव लॉ से एंड प्रोसीजर लॉ से,
सब्सटैंटिव लॉ मींस एवरीबॉडी फोकस, जिनको ये आइडिया नहीं है कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है एंड प्रोसीजर लॉ क्या होता है। सब्सटैंटिव लॉ इटसेल्फ मींस जो राइट्स एंड लायबिलिटी से डिस्कस करता है, ये डील करता है वो सब्जेक्ट। अगर आप पॉक्सो एक्ट को देखोगे यू विल सी एन नंबर ऑफ ऑफेंसेस बताए हैं। यस, सारे जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो भी बताया, अक्यूज की लायबिलिटी बताई पनिशमेंट का क्वांटम देके, एंड इसकी खुद की एक स्पेशल प्रोसीजर भी है। How evidences will be taken, how examination of the witness will be done, how the trial will be conducted. Examination specifically पुलिस कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगी, मजिस्ट्रेट कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, ड्यूरेशन क्या होगा हमारी ट्रायल का, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, आपके स्पेशल कोर्ट्स को स्टैब्लिश कौन करेगा, स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन रहने वाला है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, एक्ट का मॉनिटरिंग कौन करने वाला है, अवेयरनेस स्प्रेड करने का जिम्मेदारी किसका, रूल्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी। ये सब क्या है, एक तरीके से प्रोसीजर ही तो है। तो रिमेंबर दिस थिंग, बीएनएस कंप्लीट सब्सटैंटिव लॉ है, बीएनएसएस सीपीसी कंप्लीट आपका प्रोसीजर लॉ है। बट देयर आर क्रिमिनल माइनर लॉज, स्पेशल माइनर क्रिमिनल लॉज, जो कि अपने अंदर सब्सटेंस भी इंक्लूड करता है और प्रोसीजर भी इंक्लूड करता है। यस और नो? बराबर। अलकानंदा इलीगल का शॉर्ट में डेफिनेशन, बेटा शॉर्ट में डेफिनेशन अपन ना बताएंगे, शॉर्ट में डेफिनेशन अपन बीएनएस पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है, ठीक है। बीएनएस में जाके होमवर्क लेना, इलीगल बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट था ग्राउंड व्हिच सर्व्स एज, सॉरी, एक्ट व्हिच सर्व्स एज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, वो इलीगल है। क्योंकि इलीगल सिर्फ आपके सिविल क्रिमिनल लॉ में थोड़ी ना होगा, ऑफेंस हमेशा क्रिमिनल लॉ में होता है, सिविल लॉ में भी तो होता है। आपको सीपीसी में, कॉन्ट्रैक्ट में, टीपीए में कोई कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए सिविल एक्शन लाने को अलाउ करता है ना, तो हर वो एक्ट जो कि सिविल एक्शन लाने के लिए अलाउ करे वो भी आपका इलीगल होता है, ठीक है जी। वेरी गुड अमन। 2 का 15, okay. Garima, substantive law means that law which tells you about or which deals with the rights and liabilities of people, okay. वो कानून, वो विधि जो आपके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व के बारे में आपको बताए, वो सब्सटैंटिव लॉ है। एंड प्रोसीजर लॉ which gives you the procedure, which gives you the procedure to claim that right or impose any liability on the person, ठीक है। यस सत्यम, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आपने कह दिया कि ये स्पेशल लॉ है, तो रिमेंबर स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। बीएनएस साइड में रह जाएगा, बीएनएसएस साइड में रह जाएगा, पॉक्सो प्रिवेल करेगा। कुछ भी दे रखा है, स्पेशल लॉ ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। आपके जीवन में भी होता है ना, कुछ लोग सामान्य होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, यू गिव प्रायोरिटी टू स्पेशल पीपल, वी टेंड टू इग्नोर और टेक फॉर ग्रांटेड सम जनरल पीपल दैट हैव इन आवर लाइफ। ट्रेन का डब्बा देखा ना, जनरल डब्बा होता है, स्पेशल डब्बा होता है। टीटी किस में आता है बेटा? स्पेशल में आता है, रिजर्व्ड में आता है। जनरल में जाता है क्या टीटी कभी? अंडरस्टूड, यस और नो? इज इट क्लियर? सो स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल, ठीक है। यस शिखा। सो दिस वाज अ बेसिक, ओके, ठीक है। आगे चले। गुड, संचित, रशिका, तेजा, सृष्टि, मंजू, दीप्ति, हरीश, शीतल, लेट्स मूव अहेड, ओके। कई बार स्टूडेंट्स पॉक्सो एक्ट को सिर्फ आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एप्लीकेशन अब आपको हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेकर आप जब पढ़ने बैठेंगे, इसके केसेस पढ़ेंगे, आपको दिखेगा कि भारत में इन अपराधों को लेकर बहुत ज्यादा घिनौनी हरकत से ये अपराध किए जा रहे हैं। पॉक्सो के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशल लॉ को बनाया इसलिए जाता है ताकि उस ऑफेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके, स्पीडी रेमेडी दी जा सके। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के वजह से ये पर्टिकुलर एक्ट एनफोर्समेंट में आया है, ठीक है। यस यस यशिका, यस। बट आप देखोगे कि दिन पे दिन पॉक्सो के जो ऑफेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके पीछे ये आप पॉक्सो एक्ट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मानसिकता, समाज की मानसिकता, कंडक्ट ऑफ पीपल, माइंडसेट ऑफ पीपल दूषित होता जा रहा है, ठीक है। सो इस एक्ट को आप इसलिए भी पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक तो क्योंकि आप बीएनएस से इसको कनेक्ट करेंगे, बीएनएस में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बीएनएसएस के साथ कनेक्ट करेंगे हम इसको, और उसके साथ ही साथ अवेयरनेस के पर्पस से इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें। किस पर्पस से पढ़ेंगे? अवेयरनेस के पर्पस से आप इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें। अब सवाल ये उठता है कि पॉक्सो एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई पॉक्सो एक्ट वाज रिक्वायर्ड, तो ये सब हमें पता चलेगा इसके ऑब्जेक्टिव में। ब्रेक खोल के देखेंगे, आपको ये सारे पॉइंट्स दिखने वाले, मैंने इसको शॉर्ट किया है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं 5-10% गुंजाइश है कि प्री में पूछ सकते हैं, हो सकता है मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए पॉक्सो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। या सबसे बड़ी चीज, ऐसे राइटिंग में ये पॉइंटर्स बहुत काम आएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्री में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे। वी ऑल नो कि इंडिया है, या मान लो फॉर दैट मैटर कोई भी कंट्री है, इंटरनेशनल लेवल पे दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका रिसोर्सेज यूज करना हुआ हो, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, तो लॉ के फील्ड में भी इंडिया खुद को रिप्रेजेंट करता है। और वो बताते हैं that what type of law are we implementing, and international level पे when countries meet up for different summits, for different treaties, for different conventions, तो आपस में चर्चा होती है कि कहाँ कौन सी कंट्री में किस तरीके के अपराध प्रिवेल कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन मास लेवल पे हो रहा है। पीपल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कंट्री टू कंट्री, आप इंटर कंट्री देख लो, आप इंटरनेशनल लेवल पर देख लो, आप यहाँ से बैठे न जाने कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसके साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती हैं। इंसान जितना ऊपर जाता है, बेटा आज आप सिर्फ कॉलेज में हो ना, आप
जीवन में मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपके सपने बड़े होते हैं और उन सपनों में आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज कॉलेज में बैठे छोटी प्रॉब्लम्स है, कल ऑफिस में जाओगे बड़ी प्रॉब्लम्स, फिर उससे और ऊपर जाना चाहोगे तो आप दिन पे दिन अपने जीवन में बड़ी और एक लेवल की प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सक्सेस सक्सेस तो है ही, लेकिन जैसे जैसे जीवन में आपका पदोन्नति होती है आपकी समस्याओं में, आपकी प्रॉब्लम्स में भी पदोन्नति होती है, प्रॉब्लम्स बड़ी आएंगी। यस और नो, वी कीप स्ट्राइकिंग फॉर बिगर प्रॉब्लम्स। ठीक है, यू कीप लर्निंग इन दैट केस। सो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रॉब्लम भी बड़ी बड़ी आती रहेंगी तो उनको कर्व भी तो करना होगा। तो कर्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कन्वेंशंस कंट्रीज मिलके साइन करते हैं। कैन वी एक्सपेक्ट एनी कंट्री टू वायलेट इंटरनेशनल कन्वेंशंस? अगर करना है तो करो, लेकिन उससे बेटा रेप्यूटेशन डाउन होती है। कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज सोच विचार के आपके साथ डील करेंगे। दूसरे कंट्रीज से लोग यहाँ माइग्रेट होने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए आने से पहले 100 बार सोचेंगे कि उस कंट्री का माहौल कैसा है, क्राइम फ्री कंट्री है कि नहीं है। अगर आज आपको भी फॉरेन कंट्री में रिलोकेट करने को बोले, या वहां रिलोकेट हो जाइए किसी भी कंट्री में, आप सबसे पहले देखोगे कि सुंदर कंट्री कौन है, स्वच्छ साफ कंट्री कौन सी है, दूसरा क्राइम फ्री कंट्री कौन सी है, कौन सी कंट्री है जिनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसी कंट्री में जाना पसंद करोगे। इन्हीं चीजों को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर हर चीज को लेकर सबमिट्स होती रही है और इंडिया एक्टिवली इन इंटरनेशनल कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करता रहा है। और वहां पर ये चीजों को, या मैं कहूं इन इंटरनेशनल कन्वेंशन का सिग्नेटरी बन के आया है कि वी विल बी इंश्योरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉज, जिससे कि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन या वुमेन को कर्ब कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। उन्हीं कन्वेंशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर कन्वेंशंस आपके इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। आप कन्वेंशंस बना चुके हो, अब वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना पड़ेगा। कैसे फुलफिल करेंगे? लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। 2012 का ये एक्ट है, 2012 का ये एक्ट है। तो जरा देखें इस एक्ट की जड़ें कहां से आई हैं, क्या चीजें फुलफिल करने के लिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर लॉ को बनाया। सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। कई बार हमको ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस ही हैं, पोर्नोग्राफी भी है। यस, ध्यान रखना। तो इसके सेक्शंस हम पढ़ते जाएंगे। आज कोशिश करेंगे हमारी क्लास में कि हम ऑफेंसेस जो है स्पेसिफिकली आज वाइंड अप करें। देन इज टू प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। सिर्फ ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज कर देना सफिशिएंट होगा क्या? नहीं, आप उनके लिए स्पेशल कोड्स बनाओ। कोई गया है क्या बेटा पॉक्सो न्यायालय में? हैव एनी पर्सन बीन टू स्पेशल कोर्ट लाइक पॉक्सो कोर्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का कोई कोर्ट है, करप्शन कोर्ट है, NDPS की कोई स्पेशल अदालत है? कभी भी कोर्ट जाना हो तो जरूर जाके देखना। ठीक है, जैसे आप जोधपुर में भी आएंगे, अगर हाईकोर्ट जाएंगे, ओल्ड हाईकोर्ट, यू विल गेट टू सी स्पेशल कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो कभी जाना स्पेशल कोर्ट्स में जो आपको दर्जा मिला हुआ है पॉक्सो में, या फॉर दैट मैटर कोई भी स्पेशल कोर्ट है, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का दर्जा दे रखा है। दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन को ही वो स्पेशल कोर्ट बना देते हैं, एंड जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उन्हीं को वो स्पेशल जज भी बना देते हैं। वहाँ पे गए हैं ना सभी स्टूडेंट्स? ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, नहीं इससे पहले 2012 से पहले इसको आपके BNS दैट इज IPC में डील करते थे। ठीक है, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड सृष्टि, दीपाली जी, दीप्ति जी, रक्षिता जी। और कभी कभी कोर्ट में जाया करो, इवन इफ यू डोंट हैव कनेक्शंस, घुस जाओ कोर्ट में, देख के आओ, सीखोगे। ठीक है, देन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन। सिर्फ चिल्ड्रन है या वुमेन भी है? वुमेन भी है। बच्चों और महिलाओं के लिए स्टेट को प्राधिकृत कौन करता है? प्राधिकृत म्हणजे ऑथराइज कौन करता है उनके लिए स्पेशल लॉज बनाने को? अनुच्छेद 13, सॉरी अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ठीक है, उसके बाद और यहां से तो पावर मिल गई, लेकिन कंपल्शन कहां से आया भारत पर कि इस पॉक्सो एक्ट को भी बनाना? नीड तो उनको लगी, तो उन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का पावर यूज करते हुए ये पर्टिकुलर लॉ बना दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कौन सा कन्वेंशन था? दिस माइट बी आस्क्ड यू इन प्री। 5 स्टार लगाओ, जो चीज कतई इंपॉर्टेंट होगी उसमें हम 5 स्टार लगाएंगे, मतलब इसको छोड़ के नहीं जाना है। जब मैं कहती हूँ 5 स्टार लगाओ, ये वो पॉइंट्स है जो अनूमन स्टूडेंट्स, वही 90% स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ के नहीं जा रहे, जो आपका कंपटीशन है भी नहीं, वो स्टूडेंट को इग्नोर कर देंगे। 5 स्टार म्हणजे यहां से क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ के जाएंगे, आपको ये चीज याद करके जानी है। और मैं हमेशा क्लास में बोला है, यूट्यूब पे भी बोला है, दैट आपका कंपटीशन सिर्फ पूरी पूरी वैकेंसी में 10% स्टूडेंट्स है, 90% स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि सीरियसली डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करने वाले 1-1.5 साल से 10% ही है। ठीक है, ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एसीडेड ऑन 11 दिसंबर 1992, कल 11 दिसंबर है, 10 दिसंबर है, 11 दिसंबर 1992 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसका सिग्नेटरी बना था? कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। जेजे एक्ट में भी खूब लंबा चौड़ा ऑब्जेक्टिव है, जेजे एक्ट में भी आपको कन्वेंशन याद रखने पड़ेंगे। क्या कन्वेंशन है? कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकारों पे जो कन्वेंशन है उसको एसीड किया। और ये अडॉप्ट किसने किया था? दैट मींस ये पर्टिकुलर कन्वेंशन अडॉप्ट किसके द्वारा हुआ था पहली बार, जिसको हम साइन करके आए हैं, सिग्नेटरी है, अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, which has prescribed a set of standards to be followed by all state parties in securing the best interest of child. यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, दैट मींस कुछ पॉइंटर्स है, कुछ गाइडलाइंस है, जो कि उस कन्वेंशन की, ये राइट्स ऑफ चाइल्ड की जो कन्वेंशन है वो उसकी जो हर स्टेट सिग्नेटरी है वो उन गाइडलाइंस को, वो उन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फिफ्थ, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। और क्या ऑब्जेक्टिव है? बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट का यहाँ ऑब्जेक्टिव है। बच्चे का राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है, कॉन्फिडेंशियल रखना है हर वो मैटर जो कि आप पॉक्सो एक्ट में डील कर रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि कई बार बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दिया जाता था, जितना हैरेसमेंट उसका उस ऑफिस की वजह से नहीं हुआ, उतना हैरेसमेंट समाज कर देता है उसका। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एक्ट आया।
बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड एट एवरी स्टेज टू इंश्योर हिज फिजिकल हेल्थ। यहाँ पे देखो प्रॉपर डेवलपमेंट था, राइट टू प्राइवेसी था और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, बच्चे का हित सर्वोप्रिय है, उसका इंटरेस्ट, उसका फायदा देखना है हर स्टेज पे। और ये फायदा देखेंगे कैसे, उसकी फिजिकल हेल्थ को इंश्योर करके, उसकी इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। उसकी फिजिकल हेल्थ भी तो है, ऐसा नहीं खाना पीना छोड़ दे, उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए अगर उसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो। इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट जो है वो भी इंश्योर करना है पॉक्सो एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग को डील करते हुए। ठीक है। 7th में क्या बोला, द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्ट, सॉरी राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये जो कन्वेंशन था बेटा, दिस कन्वेंशन दिख रहा है सबको, विजिबल है पीछे, ये जो कन्वेंशन था, इस कन्वेंशन के तहत स्टेट पार्टीज मतलब सिग्नेटरीज जिन्होंने साइन किया है, क्या अंडरटेक करके आए, ये 3 चीजों को अंडरटेक करते हैं ये लोग, मतलब 3 चीजों का वादा किया है। किन 3 चीजों के फुलफिलमेंट का वादा किया है, आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑल एप्रोप्रिएट नेशनल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल मेजर्स टू प्रिवेंट। नेशनल लेवल पे बायलैटरल, दो लोगों के बीच, दो पार्टीज के बीच, मल्टीलैटरल मोर देन 2, किसी भी कंट्री के साथ आप ऐसा डीलिंग कर रहे हो, या नेशनल लेवल पे आपको ये 3 चीजें इंश्योर करनी। कौन इंश्योर कर रहा है, स्टेट पार्टीज। कौन सी स्टेट पार्टीज, इस कन्वेंशन की स्टेट पार्टी। बेटा इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंट्री इज गोइंग टू बी सिग्नेटरी टू एवरी कन्वेंशन, नो नॉट एट ऑल। उनकी मर्जी, वो साइन कर भी सकते हैं, नहीं भी साइन कर सकते, बट जिन्होंने उस कन्वेंशन को साइन किया, दे हैव टू इंश्योर दैट दे अबाइड बाय द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द कन्वेंशन। एंड व्हाट आर दोस कन्वेंशंस, फर्स्ट कहता है, सॉरी कन्वेंशंस में वो किस चीज को वो अंडरटेक करके हैं, पहला इंड्यूसमेंट और कोजन ऑफ द चाइल्ड टू एंगेज इन दी एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट पार्टीज क्या करते हैं, अंडरटेक करते हैं कि किसी भी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में बच्चे का एंगेजमेंट नहीं करेंगे, उसको इंड्यूस नहीं करना है, उसका कोर्जन नहीं करना है। 3 थिंग्स। सेकंड, एक्सप्लॉइटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन और अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ये भी मेक श्योर करेंगे कि बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसको प्रोस्टिट्यूशन में यूज करके या कोई अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं कराएं। पहला तो क्या नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, दबाव नहीं बनाना है। दूसरा, उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज नहीं करना है। एंड थर्ड, exploitative to prevent the exploitative use of children in pornographic performances and materials। सेक्सुअल प्रैक्टिस अलग होती है, pornographic परफॉर्मेंस में भी हो सकता है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो, बट pornographic पर्पस में वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पिक्चर्स हो जाती हैं। तो ये भी इंश्योर करेंगे ये सिग्नेटरीज कि बच्चे के साथ क्या ना हो, उसका एक्सप्लॉइटेशन इस तरीके से ना हो कि उसको pornographic पर्पस के लिए यूज कर लिया जाए। ठीक है, यस यस यशिका, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। And the 8th point is sexual exploitation and sexual abuse of children are heinous crime and need to be effectively addressed। क्या है ये, sexual exploitation and sexual abuse of children। What sexual abuse includes all type of offenses जो कि आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और वो कैसे नेचर के हैं, वो हीनियस क्राइम है एंड दे नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस। उनको इफेक्टिवली एड्रेस करना पड़ेगा, उनको इफेक्टिवली पीनलाइज करना पड़ेगा, और उसकी स्पेशल प्रोसीजर आपके पॉक्सो एक्ट में देने के ऑब्जेक्टिव से ही ये पर्टिकुलर एक्ट बना है। 8 ऑब्जेक्टिव है। बताओ किसी भी स्टूडेंट को इसके कोई भी ऑब्जेक्टिव में कोई भी डाउट तो दसो जी। यस बोलो, किसी को भी कोई भी डाउट, एनीवन, क्लियर तो बोलेंगे क्लियर, और मैम प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ पॉक्सो के ऑब्जेक्टिव है, यस यशिका। एक्ट 2012 मतलब पॉक्सो एक्ट, ठीक है। हीनियस मींस घिनौने, गौतम जी हीनियस मींस घिनौने, यशिका हीनियस मींस घिनौने। 6th नंबर शीतल, 6th नंबर मींस बच्चे का हित सर्वप्रिय है, बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऑफेंस हो गया तो बच्चे का हित ही ना देखें, बच्चे का भी तो हित देखो, वो ट्रायल होते हुए बच्चे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, आप अक्यूज का इंटरेस्ट मत देखो। अगर बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो गया है तो उसका फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है हमको, टॉर्चर नहीं होना चाहिए उसके साथ। बाद में उसका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, समाज के जितने भी तत्व हैं, समाज में कुछ भी चल रहा है तो उसका लाभ उसको मिलना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए उसका। ऐसे नहीं वो उस चीज को लेकर रेस्ट्रिक्ट हो जाए, सारे दिन उस चीज के बारे में सोचे, नहीं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एज इन पर्सन उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है शीतल। 7 का सी है दैट वो स्टेट सिग्नेटरीज इंश्योर करेंगे कि बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए या पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेस ना करवाई जाए, जो अभद्र अश्लीलता वाले जो भी वीडियोस फोटोज है उसमें उसका उसका यूज ना हो। ठीक है प्रियंका, और बताएंगे स्टूडेंट्स, हीनियस का मीनिंग क्लियर है सबको। तानिया, तनुश्री, दिव्यांशी, अनीता, यशिका, श्रद्धा। कॉन्फिडेंशियल मींस सीक्रेट रखना है। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कॉन्फिडेंशियल, यस और नो श्रद्धा। आई ऑलवेज टेल यू नॉट टू शेयर योर फोन नंबर ऑन टेलीग्राम्स विद एनीबॉडी। किसी का भी फोन नंबर दिख रहा है, मुझे मैसेज किया, फोन नंबर दिखा, मैं तुरंत बोल दूंगी आपको कि प्लीज आपका फोन नंबर दिख रहा है, आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखो, मतलब सीक्रेट रखना। क्या सीक्रेट रखना है, उस वक्त कुछ चीजें होती, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, कौन है, क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये सारी चीजें सीक्रेट रखनी है। ठीक है, ओके, बराबर, क्लियर है, क्लियर है, बोलो संचित। मैम 5th एक बारी और बता दीजिए अर्चना जी। 5th कहना चाहता है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक बात बताओ अर्चना, अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो गया है तो क्या हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दें? उसका आर्टिकल 20 के तहत राइट टू प्राइवेसी नहीं है क्या? पुट्टा स्वामी का केस उसको प्रोटेक्ट नहीं करता क्या? करता है। उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, कौन सी स्कूल में नहीं पढ़ता है, क्या नाम है उसका, कहाँ पे रहता है, उसके पेरेंट्स का क्या नाम है, कौन से गांव का है, कैसी पिक्चर है, ये सब नहीं आपको डिस्क्लोज करना है।
बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लस उसका आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट होना चाहिए पूरी जुडिशियल प्रोसेस के दौरान, जो भी हमारी ट्रायल चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इंक्वायरी चलेगी। ठीक है। नेशनल मल्टीनेशनल जो आपके मेजर्स हैं उनका ये मतलब है आर रिक्वायर्ड टू टेक ऑल एप्रोप्रिएट नेशनल, मतलब नेशनल लेवल पर। बायलैटरल मतलब जब दो कंट्रीज के बीच कोई कोई भी ऐसा एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है। मल्टीलेटरल मतलब दो से ज्यादा, मल्टी दो से ज्यादा कोई लोग हैं उनके बीच कोई भी ऐसी चीजें या कोई भी एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है, तो उस वक्त ये स्टेट पार्टीज जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है वो ये तीन चीजें प्रिवेंट करने का मेजर्स लेंगे, प्रयास करेंगे। जघन्य अपराध, वेरी गुड। इन केसेस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर के हिसाब से, रुको अभी नहीं संचित प्लीज, जिस तरीके से बेटा हम चल रहे हैं क्लास में अभी वैसे वैसे डील करेंगे, जब पनिशमेंट होगा तब हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। यशिका आ रहे हैं इसमें। इंड्यूसमेंट मतलब दबाव बनाना, इंड्यूस राघव, जबरदस्ती। ओके। पॉइंट नंबर 3 काजल, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 स्टेट को पावर देता है लॉज बनाने का। वैसे क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्स, यस और नो, बोलता है ना आर्टिकल 15। लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 स्टेट को पावर देता है कि नहीं देता है लेजिस्लेचर को कि आप स्पेशल लॉज बना सकते हो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। तो वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के वजह से ही पॉक्सो में आपके स्टेट को पावर मिला और उन्होंने पॉक्सो एक्ट बनाया। ओके। स्टेट पार्टीज मींस कंट्रीज, यस 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 अनुशिका, परफेक्ट। ठीक है, गुड, वेरी गुड अमन। असीडेड मींस साइन, साइन। ओके श्रुति, एक्सेप्टेड एक तरीके से कह सकते हैं हम। चलिए जी आगे चल सकते हैं। ओके बृष्टि जी, ऑल क्लियर, लेट्स प्रोसीड। आरजू फोर्थ, आपको ये ध्यान रखना है, चलते हैं अलीशा जी, है ना। सुनो, फोर्थ में आपको इस कन्वेंशन का नाम ध्यान रखना है। मुझे एक बात बताओ एवरीबॉडी जिनको फोर्थ का डाउट है, क्या ऐसा हो सकता था कि भारत इस कन्वेंशन को साइन नहीं करे? बिल्कुल हो सकता था, भारत की मर्जी, भारत इस कन्वेंशन को साइन नहीं करे। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। कन्वेंशन का नाम क्या है? राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इस कन्वेंशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सीड कब किया, इसको साइन कब किया या एक्सेप्ट कब किया? 11 दिसंबर 1990। जय श्री इंडिया ने राम। इसका हिस्सा बना है। जिसको अडॉप्ट किसने किया था? अडॉप्ट मतलब जिसको सबसे पहली दफा जिक्र कहां हुआ या किसने इसका जो है संचालन शुरू किया? दैट वाज यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने। आरजू लिसन टू मी एंड अलक अलकानंद, अगर मैं नाम किसी का गलत प्रोनाउंस कर दूं तो प्लीज माफ कर कीजिएगा, आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं कि मैं हमारे नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। अब ये कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड क्या बताता है? ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लेके बैठा है बेटा, एक प्रॉपर कन्वेंशन है, उसमें 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, गाइडलाइंस एक तरीके की। वो मापदंड है जो कि हर स्टेट सिग्नेचर करेगा, फॉलो करेगा बच्चों के इंटरेस्ट के लिए। यस, बराबर, बोलो समझ आया आरजू? क्या कहना चाहते हो तरन, वापस से बोलो। चलिए आगे। ओके जी। कुछ बेसिक्स हैं, ये आपके एक्ट के बेसिक्स हैं। एक्ट 2012 मतलब पॉक्सो के, ये बेसिक्स प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ फुल फॉर्म प्लीज पूछते रहा करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने बहुत जगह फुल फॉर्म लिखे हुए हैं या मेरे खुद के एब्रीवेशन है, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब विद है, ऑब्लिक मींस विद और विदाउट। ठीक है, धीरे धीरे आपको एब्रीवेशन समझ आने लगेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे बच्चे अगर मैम से डाउट पूछे तो मैम ही एड्रेस करेंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू ने आपको पैसा नहीं दिया डाउट सॉल्व करने का, आप अपना पढ़ो, है ना, थोड़े से सेल्फिश रहो लेकिन आप अपना पढ़ो। ठीक है, कभी छोटा मोटा डाउट सॉल्व कर दिया ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं कि आप जो क्लास में चल रहे हो खुद का मिस कर दो, पहले खुद पढ़ो। ठीक है, ओके चलिए जी। क्या बेसिक्स है? एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपके जुडिशरी में 20 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बोला और मैंने खुद एग्जाम में फॉलो किया है, प्री में हमेशा फॉलो किया, एक A4 साइज का शीट लिया, उसमें पहले तो एक्ट का नेम लिखा, उसके बाद उसका एक्ट नंबर लिखा, सारे 1 2 3 4 बीएनएसएस, बीएनएस, पॉक्सो, पॉश, डीवी, रेंट कंट्रोल, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, जेजे एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, सारे एक्ट्स का नेम लिखा। उसके बाद उसका एक्ट नंबर क्या है, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, वो खुद एनफोर्समेंट में कब से आया है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या है, अमेंडमेंट्स कब, कंट्रोल एंड डिसेंट रिप्रेजेंटेशन, जेजे एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, सारे एक्ट्स का नेम लिखा। उसके बाद उसका एक्ट नंबर क्या है, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, वो खुद एनफोर्समेंट में कब से आया है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या है, अमेंडमेंट्स कब हुए हैं, ये बना के रख लो लिस्ट, अपनी टेबल के सामने चिपका लो। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, क्या है? न्यूमेरिकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। एक पेपर में सारे के सारे सब्जेक्ट्स का मामला डन हो जाना चाहिए, ये लिस्ट आप सभी के पास होनी चाहिए। कर लेंगे जब एग्जाम आएगा तो बेटा अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3 रेडी रहना, फिर पहले से तैयारी होती है। नोटिफिकेशन के बाद सारी चीजें अनऑर्गेनाइज हो जाती है, आप हिल जाते हो एक बारी को, ये सत्य है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको नहीं समझ आता है और आपको नहीं पता कि नोटिफिकेशन आने के 1 महीने के अंदर अंदर वो लोग फॉर्म फिल करवा लेंगे और 1.5 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर प्री भी हो जाएगा, क्या क्या करोगे उस वक्त? तो ये छोटी छोटी चीजें अपने लिए पहले से करना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद तो सभी लोग भागेंगे। व्हाट इज दैट यू आर डूइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी स्टूडेंट्स, और जो डिफरेंट कर रहा है वो डिफरेंट ही स्टैंड करेगा, वो रैंक लेके आएगा, वो रैंकर बनेगा। ठीक है, सो एक्ट नंबर 32, व्हाट इज मेंट बाय एक्ट नंबर 32? मतलब साल 2012 में ये 32वां कानून था जो पारित हुआ। ठीक है, इससे पहले 31 और कानून हुए होंगे नहीं, हुए हैं 2012 में। ओके, सो इसका एक्ट नंबर कौन सा? 32 या 32nd भी बोल सकते हो। ओके, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? 19 जून 2012। अगर स्टेट लॉ है, दैट इज आपका लोकल लॉ है, तो फिर उसमें आपकी गवर्नर की असेंट होगी। 19 जून 2012 पहले प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है। आर्टिकल कौन सा है? 111। प्रेसिडेंट की असेंट वही मिलती है ना। इट केम इनटू फोर्स मतलब लागू कब से हुआ, एग्जीक्यूशन में कब से आया, निष्पादन में कब से आया? 14 November 2012।
डेट चेक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स एक बार। यस, इट इज 14th ऑफ नवंबर 2012, बाल दिवस जिस दिन होता है। क्या होता है? बाल दिवस। ओके। टोटल 46 सेक्शंस है एंड 9 चैप्टर्स हैं। इसकी रेंज याद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं रेंज। रेंज मींस व्हाट? इंडेक्स। अगर इंडेक्स याद नहीं है, आपको एक्ट भी याद नहीं होगा। मतलब प्रोविजंस के इन आपके इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं याद हो जाए, सेक्शन नंबर में इशू आएगा आपको। तो रेंज मैं इसीलिए स्लाइड्स में मेंशन करती हूँ कि प्लीज ये उठा के कॉपी पेस्ट कर लो। आपसे नोट्स नहीं बन रहा है, मत बनाओ, ये पीडीएफ कॉपी पेस्ट मिल जाएगी, इसको काट के तो चिपका सकते हो। ये टेबल बनाने में मेहनत नहीं करनी ना, इसकी चिपका तो सकते हो ये पूरी टेबल, तो चिपका ही लेना। पर याद करना, ये चीजें तो याद करनी पड़ेगी, मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके। सेक्शन नंबर 1 इसके एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि कहां कहां अप्लाई होता है। ये सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, 3 चीजें बताता है। पहला, टाइटल बताता है। टाइटल क्या होता है? उसका नेम। जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे, यू विल सी टाइटल आर ऑफ 2 टाइप, शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल। खैर वो आईओएस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। एक होता है टाइटल, दूसरा होता है इसका एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब इसकी सीमा क्या है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, टेरिटोरियल एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां ये अप्लाई करता है। एंड तीसरा ये क्या बताता है? इसका कमेंसमेंट बताता है। कमेंसमेंट मतलब कब से ये लागू हो रहा है। 3 चीजें बताता है सेक्शन नंबर 1। पहला बोलता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक्ट का पूरा नाम देखेंगे और हर एक्ट के आगे द जरूर लगाते हैं। ये आर्टिकल द कब लगाना है कब नहीं लगाना, जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तब अच्छे से पता चलेगा ना। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है ना, या कोई स्पेसिफिक चीज को आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, उसके आगे द लगेगा। ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर लागू होता है। और ये कब से एनफोर्समेंट में आएगा? ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। स्टार लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी डेट नोटिफाई कौन करता है। इसकी डेट स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। इसीलिए हम इसको सेंट्रल लॉ कहते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका सेंटर इसको नोटिफाई कर दे, उस दिन से ये संपूर्ण भारत में लागू होगा ना। और स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी डेट नोटिफाई की? 14th ऑफ नवंबर 2012। यस और नो? जो राजपत्र होता है, ऑफिशियल गेजेट जो होता है, उसके अंदर वो नोटिफाई करते हैं डेट। आपके 3 न्यू क्रिमिनल लॉस की कौन सी डेट मेंशन की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 1 जुलाई 2024। तो यहाँ से पूछा जा सकता है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इस पे अच्छे से फोकस करना। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगा, लेकिन कुछ लोकल लॉज हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट आएगा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट आएगा। वो सेंट्रल लॉ होने के बावजूद उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि हर राज्य अपनी अपनी खुद की अलग डेट निकालेगा। इसलिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में हर स्टेट में अलग अलग डेट है लागू होने की। बोलो हाँ की ना? यही टाइम रहेगा जूमिल। ठीक है। ओके, आई होप यू आर फाइन विद द टाइम। तो कोशिश करना। बैरक में से हम एक वर्ड भी नहीं छोड़ेंगे। हम बैरक में तो स्टेट गवर्नमेंट लिखा है। कहाँ स्टेट गवर्नमेंट लिखा है गरिमा? किधर 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 लिखा है स्टेट गवर्नमेंट? देखो ये आपका सेक्शन नंबर 1। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। कौन सा बैरक ले लिया भैया? ठीक है। नोट से ही स्टडी करना है। मेरी क्लास में नोट्स मोर देन एनफ है। माइनर लॉ हो मेजर लॉ, केसेस अपन देंगे आपको, डिफरेंसेस अपन दे देंगे आपको। ठीक है। चार्ट टेंशन रखो। ठीक है। आप पढ़ लो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। पढ़ते नहीं हो इसीलिए तो बैच लेना, बाकी यूट्यूब पे भंडार पड़ा है, आई एम टेलिंग यू। चलिए जी, रेंज पढ़े। अच्छा, रेंज से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सब्जेक्ट है ना, इस पूरे सब्जेक्ट में 2 ही चीजें आपको मेजर मिलेगी। वैसे तो हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं, पर इसका मैं अगर बाइफिकेशन करूं, तो इसका पॉक्सो एक्ट का बाइफिकेशन 2 पार्ट्स में ही होता है। एक है ऑफेंसेस, अपराधों के बारे में बताता है, और दूसरा प्रोसीजर। दैट्स इट। यही बाइफिकेशन है इसका। ऑफेंसेस में कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर 1 से लेके 4 तक। एंड प्रोसीजर में कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर 5 से लेके मेजरली वैसे तो 8 है, बट 9 भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। बराबर। ठीक है। नहीं नहीं, तो रीजनेबल टाइम पे पढ़ेंगे जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जगह हुए भी हो। और मुझे ये हमेशा लगा है, पहले हमारे नीति बैचेस के स्टूडेंट्स भी थे, उनको बस समय लगा थोड़ा इस समय में ढलने में। लेकिन एक बार जब ढले तो उनको रियलाइज हुआ कि 9:30 बजे तक हम अपनी एक क्लास डन कर चुके हैं। और जब आप सुबह के टाइम पे एक मेजर पोर्शन अपनी लाइफ का कंप्लीट कर लेते हो ना, यू फील वेरी फुलफिल्ड। एक थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट लगता है कि चलो ठीक है, वो माइंड में इतना बैगेज नहीं लगता कि चलो ठीक है कुछ तो कर लिया आज पूरे दिन, कहीं आलस वालस नहीं करके कॉलेज नहीं गया, चलो ठीक है वहाँ कुछ 1 क्लास लगी 2 क्लास नहीं लगी, कोई काम नहीं किया, आलस फरमा रहे, लेकिन क्लास तो हमने एटलीस्ट अपनी जुडिशरी की कर ली। ठीक है। करेक्ट है। कैफ खान, सृष्टि, अमन, प्लीज करेक्ट करो। कहीं पर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14th नवंबर आएगा, बिल्कुल आएगा शो 14th नवंबर। कहीं पर भी इशू है बैरक में, प्लीज फोटो खींच के भेज सकते हो। मेरे खुद के बैरक में मैंने प्रॉब्लम्स देखा है। ठीक है। अब दिस इज नॉट विद डिसरिस्पेक्ट टू एनी पब्लिकेशन, बट हाँ मिस्टेक्स हो जाता है। इंसान से भी हो जाना है, मशीनों से भी हो जाना है, किसी से भी हो सकता है, वो भी किसी ने बैठ के बनाया होगा। ओके। चलिए जी, डिस्कस करेंगे रेंज, क्या क्या हमको कहाँ कहाँ मिलेगा और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आ जाओ। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रारंभिक। देखो आई वाज आल्सो पर्सन लाइक यू, खास हिंदी अच्छी थी नहीं, पढ़ाते पढ़ाते और चीजें ऑब्जर्व करते करते अच्छी हो गई। कोशिश करो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पे अच्छी कमांड रखो। प्रारंभिक। प्रिलिमिनरी में क्या मिलेगा? सेक्शन 1 हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन 2 में हमें डेफिनेशंस दिखने वाली है। क्या दिखेंगी? डेफिनेशन। ओके, परिभाषाएं दिखने वाली हैं। मेरे पास यूनिवर्सल का है, कुछ कुछ अलग अलग लॉज के, कुछ अलग अलग है, कुछ हिंदी में भी हैं जैसे तो कानून प्रकाशक के हैं। ठीक है। सेकंड, अरे तुम सुबह पढ़ोगे ना, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, अरे सुबह सुबह उठ के अच्छा पढ़ रहा है, ठंड में पढ़ रहा है। आपको पता है हमने जब अपना पहला बैच लॉन्च किया था, वो था धर्मा जुडिशरी, और कुछ बच्चे धर्मा जुडिशरी के भी हैं, उन्होंने नीति बैच परचेज किया। वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 6 बजे लगता था, है ना। नीति बैच के कुछ है, अनम अलीशा वगैरह, ये सब नीति नीति में भी थे और धर्मा में भी थे, और भी बच्चे हैं जो हमारे धर्मा के थे।
तो उस वक्त नवंबर में स्टार्ट किया था और वो शायद मार्च तक चला था, प्रॉपर 5 महीने। और हम भरी ठंड में पढ़ते थे, सुबह 6 से 9 बजे तक, कभी 9:30 भी जाती थी। वो रैपिड रिवीजन था मेजर लॉस का, बट उसको भी इन डेप्थ किया। तो यू विल रियलाइज कि भाई सुबह में आपको डिस्ट्रैक्शंस कम है, फोकस ज्यादा अच्छे से है। और कॉलेज जाने से पहले बच्चे लाइव अटेंड कर सकते हैं। आई डोंट वांट कि बीच में दोपहर में लूं, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई खा पी रहा है खाना, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है ना? ठीक है ना रशिका? चलो, सेकंड चैप्टर कतई इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, और आज पूरी कोशिश करेंगे सेक्शन नंबर 3 से लेकर 12 तक वाइंड अप करने का। लग तो नहीं रहा है हो पाएगा, बट वी विल ट्राई। ओके, चैप्टर नंबर 3 भी ऑफेंस बता रहा है, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। पोर्नोग्राफी चैप्टर नंबर 3 में डील करता है। पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे को यूज नहीं करना, पोर्नोग्राफी के लिए पनिशमेंट, सेक्शन 14, सेक्शन 13, सेक्शन 15, स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अगर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल उसको स्टोर करके भी रखा, 15 में पनिशेबल है। ओके ओके ओके, फ्रॉम नाइस, गुड 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 दीपाली। देखेंगे अगर बच्चे जो हैं वो, हाँ कौशिक ट्रू, अगर बच्चे हमारे साथ अलाइन हो जाएंगे तो क्या पता हम 6:30 भी कर लेंगे। देखो मुझे तो कुछ नहीं करना है, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैंने तो कुछ नहीं करना, मैं तो फ्री हूँ 10 बजे के बाद भी, है ना? लेकिन मुझे लगता है सुबह का टाइम अपने लिए भी बेटर बेटर है ना? कोई टीचर के साथ वो स्लॉट एक्सचेंज करने का नहीं होता है, कोई लेता ही नहीं क्लास सुबह, तो वो अपना फिक्स स्लॉट है। बाकी पूरे दिन पूरा पूरा 12 घंटा पड़ा है, 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, जिस फैकल्टी को जब क्लास लेना है लो। ओके अब सुनना चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस, फिर पोर्नोग्राफिक। अब ये जितने भी ऑफेंसेस थे, इसका अबेटमेंट किया या अटेम्प्ट किया, अबेटमेंट दुष्प्रेरण, अटेम्प्ट प्रयास किया, तो ये 3 सेक्शंस का फिर से जोड़ा आया। पहले 13 से 15, फिर 16 से 18, 3 सेक्शंस का जोड़ा आया। खत्म यहाँ पे कहानी ऑफेंसेस की। अब 5 चैप्टर्स किसके हैं? प्रोसीजर के। अब एक बात बताओ, अगर कभी भी ऑफेंस कमिट हुआ, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? रिपोर्टिंग म्हणजे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी, इत्तला करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। कौन इत्तला करेगा? किसको इत्तला करेगा? अगर नहीं इन्फॉर्मेशन दिया तो क्या हो जाएगा? दिस इज गिवन अंडर चैप्टर नंबर 5, जहां पे 4 सेक्शंस का जोड़ आता है। 3 3 4 बराबर, 19 से लेके 23, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 19 बराबर। अच्छा, जब इन्फॉर्मेशन दे दी तो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग होता है ना, जैसे सीआरपीसी में 161 में आपका पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, 164 में कोर्ट रिकॉर्ड करता है, कन्फेशन भी रिकॉर्ड होते हैं। यस, अब वो 183 में होते हैं। तो उनमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और वो कब होता है? इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे होता है। तो चैप्टर नंबर 6 उसी से डील करता है। हालांकि आप देखोगे कि एविडेंस कलेक्टिंग के वक्त भी स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग है, बट वो चैप्टर नंबर 8 में है। तो कैसे बच्चे हुआ होना चाहिए, मिडनाइट डिटेंशन नहीं किया जाए, तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 में फिर से 4 सेक्शंस का जोड़ा आता है। 24, 25, 26, 27 इसमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, देन स्पेशल कोर्ट्स, हमारे विशेष न्यायालय, पॉक्सो कोर्ट, ये ना सिर्फ स्पेशल कोर्ट की बात करता है, बट हमारे स्पेशल पीपी की भी बात करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में भी बताता है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, बीएनएसएस से भी कनेक्ट करते हुए चलेंगे। सेक्शन नंबर 28 से लेकर 32, यहाँ 5 सेक्शन का जोड़ा है। बोलता है स्पेशल कोर्ट कौन स्टैब्लिश करेगा, कहाँ कहाँ स्टैब्लिश होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, मतलब कौन जजेस रहने वाले हैं वगैरह, जजेस की क्वालिफिकेशन भी बताई, और पीपी साहब कौन होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन भी बताइए। साथ ही साथ कुछ प्रिजम्पशंस बताइए, मार्क करो यहाँ पे, 5 स्टार लगा के लिखो। यहाँ की प्रिजम्पशंस बहुत बार मेंस में भी पूछी गई है, और प्री में तो खैर पूछी जाती है। ओके, प्रिजम्पशंस मतलब उदाहरणाएं लेंगे कई बार हम। देन 8th इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोर्ट के बारे में भी पढ़ लिया, क्योंकि कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होगी। अब जब चार्जशीट सबमिट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? ट्रायल स्टार्ट होती है, और ट्रायल में ही एविडेंसेस लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? एविडेंसेस ऐसे नहीं लेते बेटा, एविडेंसेस कभी पुलिस नहीं लेती, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है। एविडेंस हमेशा जुडिशियल प्रोसीडिंग में ली जाती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग मींस इंक्वायरी और ट्रायल। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस साक्ष्य होता है, नॉट साक्ष्य बट सबूत होता है। और वो कौन देगा? विटनेस देगा। पुलिस में जाके देगा क्या? नहीं, कोर्ट में आके देंगे, और कोर्ट में तो हमेशा ट्रायल के दौरान ही बुलाएंगे उसको। तो स्पेशल कोर्ट के क्या पावर्स हैं, एविडेंस कैसे लेंगे, कैसे एविडेंस को रिकॉर्ड करना है, क्या उसकी प्रोसीजर रहेगी, एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, एक तो स्पेशल कोर्ट का पावर प्लस एविडेंस रिकॉर्डिंग कैसे होगी, बिकॉज व्हेनेवर यू आर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, आपके एविडेंस का रिकॉर्ड बन रहा है। 272, 73, 74, 75, 72 भी नहीं, 74, 75, 76 सीआरपीसी कोर्ट ऑफ सेशन का एविडेंस रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, स्पेसिफिकली वारंट केस में कैसे, समन केस में कैसे है। एविडेंस को रिकॉर्ड करके उसका खुद का एक बकायदा रिकॉर्डिंग होता है, एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का। ठीक है, यस। एंड लास्ट इज मिसलेनियस, ये इनको हम चिंटू पिंटू सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंटू पिंटू, चिंटू पिंटू, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। बहुत छोटे छोटे वन वन लाइनर के क्वेश्चन है, जो सिर्फ और सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट में 39 टू 46। चलिए जी, स्टार्ट किया जाए। प्रिलिमिनरी, जिसमें हम फर्स्ट आपका सेक्शन तो डील कर ही चुके हैं, सेक्शन नंबर 2 से डील करेंगे। ये शॉर्ट में डेफिनेशंस आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, हालांकि हम आपके बैरेक से पढ़ेंगे, बराबर है? शॉर्ट ट्रिक टू लर्न द रेंज ऑफ एनी एक्ट। बेटा सौम्या, हर सेक्शन में तो या हर सब्जेक्ट में तो ट्रिक नहीं निकलेगी, याद ही करना पड़ेगा। ट्रिक तो क्या ही निकालेंगे अपन, है ना? ट्रिक जबरदस्ती तो नहीं घुसा सकते, ऐसा नहीं कि ट्रिक को बनाने के चक्कर में अपने को ट्रिक ही याद नहीं रही। ठीक है, ये रेंज तो एज इट इज याद करो। देखो कई बार जब ट्रिक पूछते हैं बच्चे, या तो वाकई वहां ट्रिक बन जाती है, जैसे लिमिटेशन एक्ट वगैरह में हमने बना लिया है, लेकिन जहां नहीं है सेक्शंस की कोई ट्रिक, तो वहां रिवीजन ही आपका सबसे बड़ा ट्रिक है। क्या है? रिवीजन। एंड रिवीजन होने के लिए पहले एग्जॉस्टिव नोट्स होने जरूरी है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? संपूर्ण, परिपूर्ण, अपने आप में सफिशिएंट, मोर देन इनफ होना चाहिए वो। और नोट्स ऐसा बनाओ कि मेंस में भी काम आ जाए। होने दो इन डेप्थ, लगने दो पेजेस, बट एक टाइम मेहनत करो, शानदार मेहनत करो। देखो वो आपको एग्जाम से पहले भी लगेगा मेरे नोट्स सफिशिएंट नहीं है। मैं इंटरव्यू में गई थी, तब तक मेरे को लग रहा था अरे नोट्स में ये भी नहीं, अरे नोट्स में ये भी नहीं है। मुझे खुद पता है, मैंने अपने जीवन में 3 बार नोट्स बनाए, और अब चौथी बार न्यू सब्जेक्ट्स के बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो रट्टाफाई करनी पड़ेगी। ओके, महावीर बेटा आप मेरा नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सौम्या रिवीजन। ओके,
चलें स्टार्ट करें सेक्शंस। इसको देखने से पहले, डेफिनेशन को देखने से पहले एक बार इधर आओ, ठीक है? डेफिनेशंस को देखने से पहले एक बार इधर आएंगे आप, ठीक है? हमने बोला कि पूरा के पूरा हमारा पॉक्सो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ऑफेंसेस और दूसरा प्रोसीजर। और जब हम चैप्टर 2 में ऑफेंसेस देखते हैं, उनमें कौन से ऑफेंसेस बताएं? ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक अपराध। और पूरे पॉक्सो में 5 तरीके के लैंगिक अपराध हैं, ठीक है? शिवम को भरोसा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बराबर। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे सभी स्टूडेंट्स, ओके? शॉर्ट फॉर्म में सुनते जाएंगे स्टूडेंट्स और लिखते जाएंगे, और शॉर्ट में ही अपने नोट्स में लिख लो। सबसे पहले होता है पीएसए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज है कि असॉल्ट है? असॉल्ट है, प्लीज उसको असॉल्ट करो, इट इज योर असॉल्ट, ठीक है? बराबर, क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये वर्ड से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हो? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हो? लिटरल मीनिंग, कई बार आपको जब नहीं समझ आता ना, आप लिटरल मीनिंग भी निकाल के देखा करो। यस, ठीक है? फर्स्ट वर्ड को एक बार गौर से देखो, ओके? कहता है पेनिट्रेटिव। पेनिट्रेशन का मतलब आपको समझ आता है? पेनिट्रेशन मींस समथिंग इज इंसर्टेड, और सेक्सुअल असॉल्ट है मतलब ये सेक्सुअल असॉल्ट कुछ पेनिट्रेशन करने से हो रहा है। दैट मींस बॉडी में कुछ इंसर्ट हो रहा है। अब क्या इंसर्ट हो रहा है ये सेक्शन नंबर 3 बताएगा, क्योंकि पीएसए की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में दे रखी है, उसकी पनिशमेंट सेक्शन नंबर 4 में दे रखी है। जोड़े में चलते हैं, ये दो दो सेक्शन के पेयर्स में है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो ऑड सेक्शंस है वो आपके डेफिनेशन वाले हैं, और जो इवन सेक्शंस हैं वो आपके पनिशमेंट वाले। वेरी गुड दीपाली, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? रशिका आ रही है ना? लिटरल मीनिंग समझ आ रहा है? फिर यही जब गुरुतर हो जाता है, जिसको इंग्लिश में एग्रीवेटेड, शॉर्ट में ए डबल जी लिखा है, एग्रीवेटेड, जिसको हम एग्रीवेटेड पीएसए कहते हैं। ये एग्रीवेटेड कैसे हो रहा है? एग्रीवेटेड मतलब एक लेवल ऊपर, मतलब और ज्यादा हीनियस लेवल का हो रहा है। यही पीएसए एग्रीवेटेड पीएसए में कन्वर्ट होता है जब सेक्शन नंबर 5 में दी गई कंडीशंस फुलफिल हो जाए। एक है कि कोई 21 22 23 साल के लड़के ने 7 साल की बच्ची का रेप किया, वो पीएसए आ जाएगा। वहीं पर पुलिस ऑफिसर ने किया, घर के कोई रिलेटिव ने कर दिया, टीचर ने कर दिया, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, स्टाफ का मैनेजमेंट, आर्म फोर्सेस का मेंबर, बच्ची डिसेबल्ड है, सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है। ऐसे सिचुएशन में जब भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है, वो एग्रीवेट हो जाता है, एक लेवल ऊपर चला जाता है, और इसकी पनिशमेंट भी एग्रीवेटेड फॉर्म में सेक्शन नंबर 6 में दे रखी है। यस, देन इज सेक्शन नंबर 7 जो बोलता है सेक्सुअल असॉल्ट। अब आप वर्ड्स का डिफरेंस देखो, 3 और 5। 3, दिस वन, दिस एंड दिस हैज अ कनेक्शन, बिकॉज 3 से ही 5 बनता है आगे। ध्यान रखना, 3 का जो ऑफेंस है उसी में कुछ कुछ मिला तो वो 5 बन जाएगा, क्योंकि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस ही आगे जाके एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बन रहा है, ठीक है? अब सेक्शन नंबर 3 एंड 5 में डिफाइंड ये ऑफेंस में कुछ तो पेनिट्रेट हो रहा है। क्या पेनिट्रेशन हो रहा है ये हम ऑफेंस की जब डेफिनेशन देखेंगे तब समझेंगे। लेकिन अब जब आप सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हो तो यहाँ पे देयर इज नो पेनिट्रेशन, रादर देयर इज अ सेक्सुअल इंटेंट। लैंगिक, ना बेटा, कई बार आपको जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको टच से समझ आ जाता है। एक फ्रेंड होता है या होती है, आपको हक करता है, आपको समझ आ जाता है। कुछ लोगों का टच बहुत अजीब होता है, या उनका देखने का तरीका, आपको ट्रीट करने का तरीका बहुत अलग होता है, यू डोंट फील कंफर्टेबल। वो होता है सेक्सुअल इंटेंट। तो यहाँ पर देयर इज नो पेनिट्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट एक तरीके से। अब क्या होता है सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्शन नंबर 7 में डिफाइंड है, पनिशमेंट 8 में दे रखी है। यही सेक्सुअल असॉल्ट अगर पुलिस ऑफिसर करे, वही सेक्शन 5 वाली कहानी, पुलिस ऑफिसर करे, पब्लिक सर्वेंट करे, आर्म फोर्सेस का मेंबर, रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर, योर टीचर, हॉस्पिटल का स्टाफ, जेल का स्टाफ, कोई प्रोटेक्शन होम का स्टाफ करे, तो वो एग्रीवेटेड हो जाता है, क्योंकि विश्वास वाले रिश्ते का फायदा उठा के किया हो, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड हो जाता है, गुरुतर हो जाता है। कहां डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10, बराबर। मैं एक और चार्ट बता देती हूँ आपको। सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 9 का कनेक्शन, बैक उठा के देखो कितना लंबा चौड़ा आपको सेक्शन दे रखा है। यस और नो? यू तक, वी तक प्रोविजन देते हैं। कैसे याद होगा? याद करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। एंड आई रिमेंबर जब हम मेंस में गए थे उससे पहले पूरा सेक्शन 5 पूरा मुख जुबानी रट्टा हुआ था मेरे को। अब उसके लिए आपको चीजें शॉर्ट भी करनी पड़ेगी, पहले चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको याद होगा। याद करने वाली चीजें उसमें बहुत है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, चीजें देखोगे ना, आपको खुद वो चीजें दिखने लगेगी कि हाँ ये भी लोग होते हैं ना, ये भी तो होते हैं, ये भी तो होते हैं, ये भी तो होते हैं। तो वो आसपास आपको ऐसे चीजें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिखने लगेगी। जिन चीजों का जिक्र होगा आपको लगेगा कि ये लोग भी तो हैं। जे पढ़ोगे तो वहाँ आपको जस्टिस बोर्ड दिखेगा, आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दिखेगी, आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, शेल्टर होम, ये सब दिखेंगे। तो वहां पे भी तो दिमाग लगाओगे कि मैम वहां पे तो हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण के लिए बच्चे को रखा, वहीं पर ही ऑफेंस हो जाए तो फिर मैम तो ज्यादा हीनियस है। यस, बराबर। तो यही सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन नंबर 7 से ही सेक्शन नंबर 9 बना है। एंड देन इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हम बीएनएस के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। यस और नो? बराबर। सेक्शन 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 75 ऑफ बीएनएस, तो उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या-क्या चीजें आती है, और यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 में डिफाइंड है, 12 में पनिशेबल है। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? सो पीएसए, एग्रीवेटेड पीएसए, सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, क्लियर है?
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से ही एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बनता है एंड सेक्सुअल असॉल्ट से ही एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट बनता है और सेक्सुअल हैरेसमेंट अकेला है। ठीक है, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करें। मैं आज चाहती हूं कि हम ऑफेंसेस पहले पढ़ें, डेफिनेशन बाद में पढ़ें, क्योंकि ये डेफिनेशन इतनी छोटी छोटी है। ये देखो, ये आपके ऑफेंसेस की डेफिनेशन दे रखी है। यू विल रियलाइज कि ये सारी चीजें तो हम आने वाले सेक्शंस में पढ़ रहे हैं। यस और नो? तो पहले आज की क्लास में हम ऑफेंसेस पढ़ेंगे, डेफिनेशंस के सेक्शन में बाद में आएंगे। बहुत कम ही डेफिनेशन दे रखी है, ज्यादा डेफिनेशन नहीं है। और ये जो आपको पॉइंट दे रखे हैं इस तरीके से पढ़ेंगे तो मोर देन एनफ होगा। इसके अलावा आपको कुछ खास डायरेक्ट में से पॉइंट्स निकालकर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी ऑफेंसेस फर्स्ट, क्योंकि अपराध आपको समझ आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर हमारे पॉक्सो में कैसे टाइप के ऑफेंस हैं। बेटा व्हेन यू विल स्टडी दीज ऑफेंसेस, आपके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के ऑफेंसेस हो रहे हैं और उनको लेजिस्लेचर भाप चुका है, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज किया है। जैसे जैसे सोसाइटी में लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का दिमाग दूषित हो रहा है, लेजिस्लेचर को वहां तक पहुंचना पड़ रहा है उन ऑफेंसेस को कर्व करने के लिए। ओके, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 2, ध्यान रखें चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है। एक चीज, इन ऑफेंसेस को पढ़ने से पहले हमें एज देखनी है, प्लस एप्लीकेशन देखना है इस एक्ट का। ये एक्ट अप्लाई करता है दोनों पे, विक्टिम पे भी अप्लाई करता है एंड अक्यूज पे भी अप्लाई करता है। जाहिर सी बात है। अब मुझे ये बात बताओ, पॉक्सो किस पे अप्लाई होता है? बच्चों पे अप्लाई होता है। अच्छा, बच्चों में क्या सिर्फ फीमेल पर अप्लाई होता है? तो ऐसा नहीं है। विक्टिम के दृष्टिकोण से हमारा पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है। हम ये देखना चाह रहे हैं क्या हमारा पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है या जेंडर बाइज्ड है। जेंडर न्यूट्रल मतलब क्या हमारा पॉक्सो कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता, एंड जेंडर बाइज्ड मतलब या डिस्क्रिमिनेशन करता है। विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये फीमेल के साथ, छोटी बच्ची 18 साल से कम बच्ची के साथ हुए सेक्सुअल ऑफेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करता है और 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ, लड़के के साथ भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। ये खूबसूरती है पॉक्सो की, क्योंकि बीएनएस पुरुषों के अगेंस्ट मेल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडिया में रेप का ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ विक्टिम में महिला के अगेंस्ट ही रिकॉग्नाइज किया गया है। आप भारत में रेप का चार्ज एक औरत के विरुद्ध लगा ही नहीं सकते, सिर्फ आदमी के विरुद्ध लगाया जा सकता है। और रेप के केसेस में बीएनएस कहता है कि विक्टिम सिर्फ महिला होगी, पुरुष नहीं हो सकता, और अपराधी हमेशा पुरुष होगा, महिला नहीं हो सकती है। लेकिन पॉक्सो में विक्टिम लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अक्यूज में आप देखेंगे क्या विक्टिम के साथ साथ अक्यूज में भी ऐसा है? यस, अक्यूज में भी है। ये फीमेल को भी इंक्लूड करता है, ये मेल को भी इंक्लूड करता है। व्हाट इफ एक 30 साल की महिला ने 7 साल की बच्ची के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया हो, तो क्या उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी? उधर भी जेंडर न्यूट्रल है। तो बेटा छोटा बच्चा है ना, 18 से कम दिख रहा है, प्लीज ध्यान दो। हमको हर चीज का ध्यान देना है, क्योंकि जब आपको ऑफेंसेस पता है तो ध्यान रखोगे अपने घर में बच्चों को नहीं लेके जाना, कोई किसी और का बच्चा नहीं लेके जाना। आपको पता ही नहीं कल को क्या अपराध लगा दे, यू नेवर नो। किडनैपिंग में तो वैसे भी पढ़ते हैं हम कि कोई बच्ची अगर अपनी कंसेंट दे भी दे या बच्चा भी कंसेंट दे दे 18 से कम साल का, वो अमाउंट करेगा किडनैपिंग को, क्योंकि उसमें पेरेंट्स की कंसेंट लेनी चाहिए थी आपको। अपनी मर्जी से चले, हाँ भैया ध्रुमिल भैया हमको लॉलीपॉप दिलाओ, ध्रुमिल भैया गुड फेथ में उसको लॉलीपॉप दिलाने लेके गए थे। छोटे बच्चे को, 12 साल के बच्चे को लगा दे बेटा किडनैपिंग का ऑफेंस, पेरेंट्स से पूछ के लेके जा रहा है। दूर ही रहो छोटे बच्चों से। मतलब ध्यान रखो, अच्छी बात है, बट पीछे फैमिली बैकग्राउंड भी देखो, भाई क्या है, कौन है, क्या लोग हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बराबर? ओके बेटा 377 आईपीसी तो अब आपका बीएनएस से गायब हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट प्लस योर लेजिस्लेचर कि 377 पे प्लीज एनलाइटन अस। 377 पूरा ही हटा दिया, जबकि 377 पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है, क्लियर है? तो आप जब लॉस पढ़ोगे तो आप जीवन में और अवेयर रहेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में मेक श्योर करना है, ध्यान रखना है, विक्टिम में बच्चा भी हो सकती है, बच्ची भी हो सकती है, अक्यूज में आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। लेट्स बिगिन। तो पॉक्सो इतना प्यारा एक्ट है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अब अगर कोई लेडी ने कोई छोटी बच्ची के साथ ऑफेंस कमिट कर दिया ऐसा सेक्सुअल इन नेचर का, तो उसको बीएनएस में पकड़ के नहीं लेके जाएंगे, पॉक्सो में लेकर आ जाएंगे हम। ठीक है चले, देखो अगर राजस्थान के नहीं हो तो दाल बाटी चूरमा थोड़ा कम ही खाना, क्योंकि हो सकता है हजम ना हो, उसमें घी बहुत होता है। ठीक है, जो राजस्थान के हैं चलो उनको तो हजम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी लेट्स बिगिन। सेक्शन नंबर 3 मैं हमेशा सबसे पहले चार्ट से पढ़ाती हूँ, उसके बाद सेक्शन पर लेके जाती हूँ, क्योंकि ये देखो सेक्शन इतना लंबा चौड़ा है, तुम थक जाओगे और लगेगा कि कब खत्म होगा मैम। और उसकी लैंग्वेज को थोड़ा आगे पीछे करके हम स्ट्रक्चर दे देते हैं ताकि बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है जी, सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशन फॉर पनिशमेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 बोलता है क्या होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। वी आर डिस्कसिंग पीएसए। देयर आर 4 ways, everybody focus, there are 4 ways in which PSA can be committed. अ पर्सन, प्लीज मार्क द वर्ड अ पर्सन, एनी मैन नहीं लिखा, जैसे कि आपका 63 बीएनएस बोलता है अ पर्सन। अ पर्सन मींस मैन और वुमेन इज सेट टू कमिट पीएसए। हम कहेंगे कि एक व्यक्ति ने पीएसए कमिट किया है इफ ए बी सी डी, चारों में से कुछ एक किया है। आते गिरिराज, अगर अक्यूज 16 साल का हो और विक्टिम 10 साल की हो, हाँ तो भी आएगा, इसी में आएगा, पॉक्सो में आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा? ऐसा थोड़ी है गिरिराज। अच्छा गिरिराज का ये पूछना है कि मैम ये जो है ना, क्या ये अक्यूज माइनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कहाँ समस्या है? चार्ज पॉक्सो का लगेगा, चार्ज जो आप लगाएंगे वो पॉक्सो का लगेगा, लेकिन प्रोसीडिंग उसकी जेजे एक्ट में होगी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। मतलब साधारण जेल में नहीं रख के जेजे एक्ट में जो भी है वो सारी चीजें फॉलो करेंगे और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने नहीं होके फिर ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जाएगा मामला। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अक्यूज माइनर नहीं हो सकता है, बीएनएस में भी अक्यूज माइनर हो सकता है। 7 साल से कम वाले की तो बिल्कुल कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, 7 साल से कम वाले की तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, सेक्शन 2021 पढ़ते हैं हम। लेकिन 7 से ऊपर और 12 से नीचे तो हमें उसकी एज देखनी है और मेच्योरिटी देखनी है। 12 से ऊपर होते ही लाइबिलिटी है उसकी।
और फिर उसकी ट्रायल 12 से लेकर 18 के बीच में या 7 से लेकर 18 के बीच में आप उसको लायबल मान रहे हो कि हाँ भाई ऑफेंस कमिट किया, जेजे एक्ट लागू होगा, बीएनएसएस के प्रोविजंस फिर उस पे लागू नहीं होते हैं। ठीक है, बराबर, अंडरस्टूड। चलिए चलिए तो हम कहेंगे एक पर्सन ने पीएसए कमिट किया है गिरिराज इफ ही पेनिट्रेट्स, वर्ड्स अच्छे से फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक भी वर्ड ऊपर नीचे हुआ, प्री में हो सकता है एबीसीडी लगा के दे देंगे और फिर वहां पे आप भूल जाओगे कि यहाँ पे क्या वर्ड था, फिर कितना भी किताबें पढ़ो, कितने भी आपने केसेस पढ़ो, नहीं चलेगा, क्योंकि वहां मेरिट आपका प्रिवेल करेगा। मैंने पहले बोला पीएसए में पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन सिंपल मींस इंसर्शन, किसी चीज को एंटर करना। तो कहता है ही, अब ये जो वर्ड ही यूज किया है, आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये ही मैन के लिए यूज हुआ है क्या, नहीं, ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर, ये जो वर्ड ही है बीएनएस में अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि ही का मतलब यहाँ पे क्या है। अगर स्पेसिफिकली मैन दिया है और उसके बाद ही दिया, दैट मींस ही इज यूज्ड फॉर दैट मैन। बट अगर पर्सन दिया है और फिर ही है, तो उस पर्सन में मैन वुमेन ट्रांसजेंडर सब आएंगे। यस और नो, ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स क्या होता है, हिज, अंडरस्टूड। तो यहाँ ही का मतलब मैन नहीं होगा, ये पर्सन से है, पर्सन में मैन वुमेन दोनों आएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये ए पॉइंट में मैं ये कहूंगी कि ऑफेंडर सिर्फ और सिर्फ मैन होगा, जबकि बी सी डी में मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। बताओ क्यों? क्योंकि व्हाट इज ही पेनिट्रेटिंग, उससे पता चल जाता है ये मैन है। आप ह्यूमन ऑर्गन्स देखो, इफ ही पेनिट्रेट्स हिज penis into vagina, urethra, anus और mouth of a child. Yes or no? लॉजिक समझते जाओ, यहां पर तो मैन होना ही है, क्योंकि the sexual organ that he is penetrating into a child's these four body parts is what is something which obviously बात है, so logical, इसमें दिमाग को छोटा करके पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। This is only a man is having, बोलो हाँ कि ना, लॉजिक है, due to the word, not because of penetration दीपा, but because of this word penis. क्लियर है? Now where is the entry? बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि आगे देखो वर्ड्स में डिफरेंस आ रहा है, वर्ड्स में डिफरेंस आ रहा है। बच्चे के वजाइना, यूरेथ्रा, एनस या माउथ में इंसर्ट किया तो, क्लियर, ये चाइल्ड है, बराबर। अब ये चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, चाइल्ड बोला ना, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बस 18 से नीचे है। ओके, बराबर। शालिनी, दीपा, रशिका, रहनुमा। सेकंड, इफ ही इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी नॉट बीइंग पीनस, ये पर्सन अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है या बॉडी का कोई पार्ट इंसर्ट करता है जो कि पीनस नहीं है। अब इंसर्शन और कोई भी बॉडी पार्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे निर्भया रेप केस में आपने देखा रॉड वाज इंसर्टेड, एनी आइटम जो इंसर्ट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो उसका घिनौना दिमाग है अगर वो ऐसा कोई भी चीज इंसर्ट कर रहा है तो। अच्छा, बॉडी का पार्ट भी कोई इंसर्ट हो सकता है जो कि पीनस नहीं है, फिंगर, यस और नो? दिमाग लगाओ कि किस तरीके से ऑफेंसेस होते हैं, आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, आप लोग चीजें देख रहे हो। ऐसा बॉडी का पार्ट व्हिच इज नॉट बीइंग अ पीनस, दैट मींस बॉडी का और कोई भी पार्ट हो सकता है, माउथ नहीं होगा ना, माउथ फोर्थ में आ जाएगा, ठीक है, पैर हो गया है, हाथ हो गया है, एंड वेयर इज ही इंसर्टिंग इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द चाइल्ड, बराबर, यस और नो? अब आप इंक्लूडेड है गौतम, बिकॉज ऑफ बीएनएस अब इंक्लूडेड है। अब अगर आप एक अच्छे से पॉइंट देखोगे ना बेटा, बहुत अच्छे से सुनना, अगर ये पॉइंट वजाइना को ले ले, दैट मींस यहाँ पर विक्टिम सिर्फ वुमेन है, मतलब बच्ची है। लेकिन यूरेथ्रा एनस माउथ ले ले तो यहाँ पे बच्चा भी हो सकता है, मतलब लड़का भी हो सकता है वो, यस और नो? बराबर। देखो बेटा, बॉडी पार्ट से आपके जो डिस्क्रिप्शन है उससे पता चल जाएगा कि इंसर्शन पॉसिबल कहाँ है, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, वेरी ओपन, कि आप बॉडी पार्ट्स को देख के ये समझ जाओगे कि इंसर्शन पॉसिबल कहाँ कहाँ है। मेल का यूरेथ्रा एनस माउथ, तो वहां पे पेनिट्रेट किया पीनस, या फीमेल के वजाइना में आपने पेनिट्रेट किया पीनस, मतलब ऑफेंडर, तो पीएसए हो जाएगा। सो वेरी ऑब्वियस। अब कोई और ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया, यहां पर तीन ही चीजें हैं, माउथ नहीं है, माउथ में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, बॉडी पार्ट इंसर्ट किया, वो सेक्सुअल इन नेचर नहीं माना गया है। वजाइना, यूरेथ्रा, एनस। अब वजाइना के पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि वजाइना के केस में वुमेन हो सकती है, फीमेल बच्ची हो सकती है, यूरेथ्रा एनस बच्चा भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सी, इफ ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ चाइल्ड टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस। थोड़ा इनको क्लियर भी करते रहते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। देखो यहाँ पर भी वजाइना, यूरेथ्रा, एनस था, यहाँ पे भी वजाइना, यूरेथ्रा, एनस था, और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, या तो बच्चे के वजाइना, यूरेथ्रा, एनस, या बच्चे के और कोई भी बॉडी पार्ट में ही इज मैनिपुलेटिंग उस बच्चे का बॉडी ताकि पेनिट्रेशन इजी हो जाए। अब मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? यू ऑल हैव स्टडीड कि कोई पर्सन फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर देता है, बातों को मैनिपुलेट करता है, मतलब गड़बड़ी कर देता है, उलट फेर कर देता है ना, कुछ तरीके से हम लोग चीजों को, कुछ चीजों में हेर फेर कर देते हैं। वैसे के वैसे मैनिपुलेट में हो सकता है बेटा कोई बॉडी पार्ट्स वगैरह को कोई काट छाट दे, कोई ऐसा कोई भी पदार्थ यूज कर ले जिससे पेनिट्रेशन इजी हो जाए। मान लो वो कोई लिक्विड यूज कर ले जिससे कि पेनिट्रेशन में सहूलियत हो। पेनिट्रेशन इस मोड में कंटिन्यू रखें या पहले ठीक थी? फटाफट से बताओ। आगे देखो, पीएसए कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग बॉडीली हार्म एंड इंजरी और इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एको तो नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो आ जाओ बैक टू द क्लास। आई पॉइंट क्या कहता है बेटा, इस सीक्वेंस में लिखना कोई जरूरी नहीं, जैसे याद हो जाए मोर देन इनफ, ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है आशीष जी, ओके, इरम, कैफ, सृष्टि, अंशिका, ठीक है। तो पीएसए कॉज हो रहा है, पीएसए तो कर रहे हो, लेकिन पीएसए के साथ ग्रीवियस हर्ट, घोर उपति कारित हो रही है, ये कोई बॉडीली हार्म, ग्रीवियस हर्ट, नीति वाचक, फटाफट से बताओ ग्रीवियस हर्ट कहां डिफाइंड है? वेयर इज ग्रीवियस हर्ट डिफाइंड?
8 टाइप्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट या कोई इंजरी हो रही है उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को, बेटा सेक्सुअल ऑर्गन्स को इंजरी। जे पॉइंट बहुत अच्छे से मार्क करना, 5 स्टार लगाओ, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सेक्शन नंबर 9 के साथ और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इसमें से 2 पॉइंट पेनिट्रेशन का, वजाइना यूरेथ्रा एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड या अन्य बॉडी का कोई पार्ट। एंड बी बोलता है इफ ही अप्लाइज हिज माउथ, जिसको ओरल इंटीमेसी कह रहे हैं आप, if he applies his mouth, that person, be it a male or female, he applies the mouth to penis, vagina, urethra, anus of the child. माउथ का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में माउथ का जिक्र था, सेकंड और थर्ड में नहीं था, लेकिन फोर्थ में माउथ का जिक्र नहीं है। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर इफ मेल हो फीमेल हो, पीनस पर माउथ लगाया तो भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइना पर माउथ लगाया तो भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, यूरेथ्रा एंड एनस ऑफ द चाइल्ड लगाया तो भी यहाँ पर वो क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। बोलो संचित। अनीता, विद द चाइल्ड Incoming voice call from कंसेंट वैलिड कंसेंट है। बीएनएस पढ़ के आया ना बेटा, बीएनएस पढ़ के आया ना। बच्चे की कंसेंट इज नो कंसेंट, नको, नॉट एट ऑल। बच्चे ने खुद भी कंसेंट दे दिया तो भी ऑफेंस की कैटेगरी में, 18 साल से बच्चा कम है, कंसेंट दे दिया तो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यस संचित। मैम इफ ही गिव्स एनी आइटम टू कॉज, यस यस, इट विल बी स्टिल पीएसए, इट विल बी स्टिल पीएसए। अगर वो कोई भी चीज एडमिनिस्टर कर रहा है जिससे कि मैनिपुलेशन इजी हो जा रहा है, पीएसए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो, इज इट क्लियर? तो प्लीज चीजें ध्यान रखेंगे, वापस से फटाफट से रिवीजन करते हैं। हमने बोला अ पर्सन मींस मैन और वुमेन के द्वारा ये ऑफेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए वाला जो ऑफेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मैन के द्वारा हो रहा है। बी सी डी में मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। फर्स्ट में पेनिट्रेशन हो रहा है पीनस का, वजाइना, यूरेथ्रा, एनस माउथ में। सेकंड में ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जा रहा है ऑफेंडर का, या ऑफेंडर का बॉडी पार्ट इंसर्ट किया जा रहा है बच्चे के वजाइना, यूरेथ्रा, एनस में, या फिर वो बच्चे की बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है कि जिससे कि पेनिट्रेशन इजी हो जाए बच्चे के वजाइना, यूरेथ्रा, एनस में। एंड लास्ट इज वो माउथ अप्लाई करता है पीनस, वजाइना, यूरेथ्रा, एनस में। ठीक है, सी में श्रद्धा, ही इज मैनिपुलेटिंग द बॉडी, मतलब बॉडी से कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, हेरफेर कर रहा है, कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है, कोई ऐसी चीज को यूज कर रहा है जिससे कि पेनिट्रेशन, इंसर्शन इजी हो जाए। कई बार हो सकता है इंसर्शन इजी नहीं हो पा रहा हो, उसको प्रॉब्लम लग रही है इंसर्शन में, तो वो इंसर्शन, वो पेनिट्रेशन सहूलियत हो जाए, आराम से हो जाए, इसलिए वो बॉडी पार्ट में कोई हेरफेर कर रहा है। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर श्रद्धा? श्रद्धा सक्सेना, पनिशमेंट कितनी दे रखी है? ये जनरल पनिशमेंट है। जनरल पनिशमेंट कम से कम 10 साल, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन है। पनिशमेंट ऑब्जर्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो पनिशमेंट क्या दे रखी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। विजिबल है सबको? मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। अगर बच्ची बिलो या बच्चा बिलो 16 इयर्स है, मतलब ये जनरल वाली पनिशमेंट, अगर 16 से 18 साल का बच्चा है तो 16 से कम होती मिनिमम 20 इयर्स हो जाएगा। मैक्स भी लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन है, लेकिन यहाँ वाला जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है वो आरएनएल है। सॉरी, आरएनएल मींस रिमेनिंग ऑफ द नेचुरल लाइफ। क्या फर्क हुआ फिर? स्टक नहीं हुआ शीतल? अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं यशिका, बट ये जैसे मैंने यूज किया है लैंग्वेज, वैसे यूज करते हुए अगर आपका बेरेट का सब्सटैंटिव पोर्शन झलक रहा है तो आप वो लैंग्वेज को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये लैंग्वेज बेरेट की भी है प्लस अपनी भी है। ठीक है, कट शॉर्ट करके आप बेरेट की लैंग्वेज को यूज करें, अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि आप कोई अलग ही दुनिया का फिर वो वर्ड यूज कर लो। ओके, अब यहाँ पे लिख लिया इफ ही पुट्स, पुट्स नहीं पेनिट्रेट्स, नंबर तब मिलेगा। ठीक है, क्या फर्क है? यहाँ पे भी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट इटसेल्फ मींस आजीवन कारावास, तो ये रिमेनिंग ऑफ नेचुरल लाइफ का मतलब क्या है? देखो जब भी कम्यूटेशन होता है ना, वो लाइफ इंप्रिजनमेंट का होता है, वो ऐसे लाइफ इंप्रिजनमेंट का नहीं होता जहां पर कि रिमेनिंग ऑफ नेचुरल लाइफ मिला है। कभी भी कम्यूटेशन होना है तो सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट का होगा, लेकिन जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट रिमेनिंग ऑफ द नेचुरल लाइफ दे दिया कि जब तक जीवित है अंतिम सांस तक उसको वहीं पर रहना पड़ेगा, इस केस में आरएनएल में उसका कभी कम्यूटेशन नहीं होता है। ठीक है, बराबर? यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अनुशिका, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यस अनुशिका, डेथ तो यहां पर भी है रेनुमा जी, डेथ तो यहां पर भी है, फर्क कम्यूटेशन का है। और जब हम फाइन देंगे तो फाइन कैसा होगा? जस्ट एंड रीजनेबल होगा। किसको पे करेंगे? विक्टिम को पे करेंगे। और क्यों पे करना होता है फाइन? टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन। ये लिखना पड़ेगा बकायदा आपको, पनिशमेंट सेक्शन नंबर 3 आ गया मेंस में, आपको सेक्शन नंबर 4 की एज इट इज पनिशमेंट लिखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा फाइन जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। जस्ट एंड रीजनेबल क्या कैसे होता है? मतलब अक्यूज पर भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो। एंड फाइन इन्होंने क्यों लिखा कि ये फाइन विक्टिम को पे किया जाएगा और मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन के लिए होगा? क्यों? क्यों लिखा है ऐसा, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन के लिए? क्योंकि जनरल रूल इज फाइन हमेशा और हमेशा स्टेट ट्रेजरी में जाता है, सरकार के पास जाता है बेटा। ये एक तरीके का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जबकि कॉम्पनसेशन आपके विक्टिम के पास जाता है। बोलो हाँ कि ना? जो प्रतिकर होता है वो विक्टिम के पास जाता है, बराबर। और फाइन किसके पास जाता है? स्टेट ट्रेजरी के पास। बट इन्होंने इसमें क्लियर कट बोल दिया कि अगर फाइन हम रिकवर कर रहे हैं ना, तो भाई स्टेट वगैरह कुछ नहीं, विक्टिम को दो उसको, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। ठीक है, रिमेनिंग ऑफ नेचुरल लाइफ, रिमेनिंग ऑफ नेचुरल लाइफ, आरएनएल। ठीक है, कम्यूटेशन नहीं पता? कम्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सेंटेंस को, आप इतना समझ लो, सेंटेंस को कम करना। अभी इतना ही समझो ना, सेंटेंस जो आपकी इंप्रिजनमेंट या कुछ भी मिली उसको कम करना।
है ना, ये आपके पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास है। यस, पार्डनिंग पावर्स जैसे सुना है, पार्डन में आप समाप्त कर देते हो उस पर्सन को, कम्यूटेशन में उसकी सजा कम कर देते हो। बाकी आप जब बीएनएसएस पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो कम्यूटेशन, रेमिशन, ये सारी चीजें वहां पढ़ने वाले हो। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। ठीक है, अक्यूज लगाता है ना, आपकी पिटीशन लगाता है प्रेसिडेंट गवर्नर के सामने कि सर इसको प्लीज कम्यूट कर दीजिए। ठीक है, बराबर, इज इट क्लियर? चलिए अब रीडिंग लगाए सेक्शन नंबर 3 की। सबसे पहले ये पोर्शन पढ़ते हैं। अब यू विल नॉट फील बोरिंग व्हाइल रीडिंग दिस सेक्शन। देखो क्या हेडिंग दे रखी है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही पेनिट्रेट्स पीनस टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक। इसमें सुप्रीम कोर्ट का केस भी आया है। अक्यूज का कहना है कि देयर वाज मियर पेनिट्रेशन, सिर्फ लिटिल बिट ऑफ इंसर्शन। सुप्रीम कोर्ट बोलता है हमको इंसर्शन के एक्सटेंट से फर्क नहीं पड़ता कि किस हद तक इंसर्शन हुआ था, कंप्लीट हुआ था, पार्शियल हुआ था, या जस्ट